हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है खासकर नए बच्चों के लिए जो 11th से 12th में मूव किए हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कैसे हम आपकी सहायता करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। चूँकि मैं बहुत दिनों से आपको पर्दे पर नहीं देखा हूँ, क्योंकि मैं अब कुछ समय के लिए मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक के लिए मेरी बड़वानी में जॉब लगी है पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो अभी मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन जब जब आता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ, उपस्थित हूँ, हर क्षण उपस्थित हूँ। तो हम बताएंगे कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं केमिस्ट्री की भी बहुत अच्छी तैयारी सर के द्वारा कराई जा रही है इसी चैनल से। साथ में बायोलॉजी की भी तैयारी जो है वो मतलब कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स डालने की। और जो नए बच्चे हैं 11th में हैं, समझ लीजिए कि एकदम डेडिकेटेड चैनल होने वाला है, डेडिकेटेड टू एमपी बोर्ड, ठीक है ना, डेडिकेटेड फॉर एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड के लिए एकदम से रामबाण जो है वो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर। और खासकर हिंदी जो है, हिंदी और केमिस्ट्री, ये समझिए कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट चैनल जिसको आप कहेंगे उनकी श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं इसके लिए। और अब धीमे धीमे हम कोशिश करेंगे कि अन्य सब्जेक्ट्स पर भी अपनी रफ्तार जो है वो कायम की जाए। अब हिंदी का ही एक इंट्रो के रूप में आज कक्षा 11वीं के बच्चों को देते हैं कि पहला चैप्टर जो है, क्या आपकी हिंदी कैसे है और कैसे क्या उसमें करना है आपको। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसको हम कह सकते हैं, कक्षा 12 की हिंदी की अगर हम बात करें एमपी बोर्ड के लिए, तो उसमें आपकी 3 पुस्तकें हैं। कौन सी हैं? पहली है आपकी आरोह भाग 2, भाग 1 11th में होती है। और दूसरी है आपकी वितान, और तीसरी है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, ये 3 किताबें जो हैं इनके बेस पर आपको चलना है। इन तीनों की तैयारी बहुत अच्छी कराई जाएगी। इसके अलावा आपका जो व्याकरण, काव्यबोध और भाषा बोध, लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इन सब की तैयारी भी सर के द्वारा, हमारे द्वारा, दोनों के द्वारा करवाई जाएगी आपको। तो आज पहला पार्ट जो है, अब आरोह भाग 2 किताब है, उसके भी 2 भाग हैं, एक है गद्य खंड, एक है पद्य खंड। व्याकरण की तैयारी लड़के कर लेते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि सीमित है सिलेबस, परंतु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब आपके ज़्यादा आते हैं। तो जहां हम फंसते हैं तो वो सेक्शन होता है हमारा गद्य खंड और पद्य खंड में डीपली क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या होना है। तो गद्य खंड का ही पहला चैप्टर है, उसी से हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है भक्तिन। क्या नाम है? भक्तिन। एक लड़की होती है, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बनाया गया है। इसका नाम होता है लक्ष्मण। क्या नाम होता है? लक्ष्मण नाम होता है इस लड़की का। बड़े ही गरीब परिवार में रहती है। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह कर दिया जाता है, 9 वर्ष की उम्र में गौना कर दिया जाता है। कितने की उम्र में विवाह? 5 वर्ष में विवाह, 9 में गौना। ना से 9 याद रखें और विवाह 5, ठीक है ना। और ससुराल इसकी कहाँ रखी जाती है? हड़िया में। और इसका मायका होता है झूंसी में। इसको एक ट्रिक से याद रखें कि मायके में लड़कियां इतनी फायर पे रहती हैं, सबको आग में झुलस देती हैं, और ससुराल में हड्डियां तोड़ी जाती हैं, ठीक है। ससुराल हड़िया में, मायका झूंसी में होता है इस लड़की का। ये लड़की बड़ी गरीब थी। चूंकि नाम तो लक्ष्मण था, नाम लक्ष्मण ऐसा है कि मानो बहुत समृद्धि सूचक नाम हो, परंतु उसकी भाग्य की रेखाओं से मेल नहीं खाता था, इसलिए ये इस नाम को बताने से अक्सर कतराती है, चाहती है कि लोग मेरा ये नाम पता ना कर पाएं, क्योंकि अगर लोग इस नाम को जानेंगे तो मैं हो सकता है कि उनके हास परिहास और उपहास का पात्र बनूं, इसलिए वो नाम को छिपाने लगी। लेकिन बाद में जाकर के महादेवी से मिली और कैसे उसने नाम को बताया। महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका हैं, महादेवी वर्मा, और पाठ की विधा है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र। बहुत शॉर्ट कहानी बताएंगे क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझे कहीं जाना है, एग्ज़ाम देने जाना, तो बहुत कम टाइम है मेरे पास। तो कम टाइम में कोशिश करूंगा थोड़ा डिस्क्राइब करने की। थोड़ा सा मेरा मन था कि अब बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं तो थोड़ा सा रूबरू हुआ जाए, एक लेक्चर बनाया जाए। तो बहरहाल, तो वो जाती हैं, महादेवी वर्मा से मिलती हैं, और महादेवी वर्मा से बाद में मिलती हैं, चूंकि ये लड़की थी। 5 वर्ष की उम्र में विवाह और 9 वर्ष की उम्र में गौना हुआ। जब गौना हुआ तो विवाह इसका, अब चूंकि इसके पिता जो थे एक संपन्न मतलब व्यक्ति थे,
किसान थे और गाय वगैरह पालने का काम करते थे। और पिता का नाम था सूरमा। क्या नाम था? सूरमा। माँ एक अनाम धन्या गोपालिका थी, मतलब गाय पालती थी, लेकिन कोई उनको जानता नहीं था, बहुत फेमस नहीं थे गांव में, मतलब एक बहुत ही आम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। और होता क्या है कि ये सब चलता रहता है और ये शादी कर दी जाती है। तो होता क्या है कि इस लड़की की माँ की मौत हो गई थी इसके पैदा होते। तो इसे कई लोग दुर्भाग्यशाली भी मानते हैं परिवार के लिए। माँ की मौत होती है तो होता क्या है कि दूसरी शादी कर लेते हैं पिताजी। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में, सनम तू ही तो नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन याद आ गई शायरी। बहरहाल दूसरी शादी कर लेते पिताजी, लेकिन दूसरी वाली माँ जो थी, सौतेली माँ थी, वो बाहर से तो दिखावा करती कि इसके साथ सही व्यवहार कर रही है, परंतु वास्तव में सौतेला व्यवहार करती थी। उसको डर था कि कहीं भक्तिन जो है, माफ़ कीजिए लक्ष्मण जो है, ये कहीं आकर के प्रॉपर्टी के पेपर्स ना ले आए कि इन पे साइन करो ये पेपर्स, इनमें से तो आधे प्रॉपर्टी जो है मेरी है। इकलौती पुत्री थी पहली वाली माँ की, तो इसलिए जल्दी हाथ पीले कर दिए गए। और ससुराल में थी तो ससुराल में 3 बेटे थे, मतलब इसके ससुर के, और तीनों में सबसे छोटा जो बेटा था, सबसे कनिष्ठ जो बेटा था, उसके साथ में भक्तिन का या लक्ष्मण का विवाह किया गया था। भक्तिन उसका नाम बाद में पड़ा, कैसे पड़ा बताएंगे अभी। और इसका विवाह किया गया था उसके साथ। बाकी 2 अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते, अलग अलग तरह का व्यवहार रहता, लेकिन उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था। और होता क्या है कि लक्ष्मण जो है उसकी एक अलग ही पहचान बनने लगी, परंतु उनके, आप कहते हैं ना कि आप किन्हीं अशिक्षित लोगों के बीच में जाइए और वहाँ अपना शैक्षणिक माहौल जो है उसका प्रसार कीजिए, लेकिन उनको बुरा लगेगा। वो हो सकता है कि आपको डंडों से मारना शुरू कर दें, इसलिए उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, उन लोगों के लिए और था। तो ये दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं, मिल करके काफ़ी अच्छे से रहते हैं, सुलह से रहते हैं। उन जेठानियों के पुत्र जो हैं, अब चूँकि उनकी माँ जो थी, उनकी सास जो थी और उसके पति की माँ, वो 3 बेटे करके पुरखिन या मालकिन के पद पर अभिषिक्त थी। और अब उनकी जिठानियां जो हैं वो भी काग भसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके पुरखिन के पद पर अभिषिक्त होने वाली हैं, यानी कि काग भसुंडी जैसे काले काले लड़के। लेकिन उनको खाने को बहुत अच्छा मिलता है, उनको गुड़ मिलता है खाने को, उनको राब मिलता है खाने को। उस समय भाई जोधपुर की कचौड़ी नहीं मिलती थी, उस समय आपका द्वारका का पेड़ा नहीं था, उस समय गुड़ राब यही सी चीज़ें बहुत अच्छी थी खाने को, क्योंकि गरीबी का माहौल रहा होगा। लेकिन चने बाजरे की घुघरियाँ मिलती हैं भक्तिन की या लक्ष्मण की सुंदर सी लड़कियों को। इन सब से त्रस्त होकर के बाद में परिवार से अलगोंछा या न्यारा करने का निर्णय लिया, और चने और अमराई वाले पेड़ों वाला खेत जो है, ऐसे खेतों को मतलब उनके हिस्से में रखा गया। और इन्होंने बहुत मेहनत की पति पत्नी ने, और मेहनत करके अपनी खेती को भी बढ़ा लिया और अपनी बड़ी पुत्री की शादी कर दी। 3 बेटियां पैदा हुई थी भक्तिन के, लक्ष्मण की, इसीलिए उन तीनों बेटियों को, अब भक्तिन को लक्ष्मण बार बार मैं मतलब इसलिए कहता जा रहा हूँ, आप भी समझें कि लक्ष्मण पहले नाम था उसका, भक्तिन बाद में पड़ा था, असल नाम लक्ष्मण था, वास्तविक नाम, ठीक है ना। और 3 बेटियां थीं, पहली की शादी कर दी। जब पहली की शादी कर दी जाती है तो उसका जो दामाद है, अब क्या होता है कि पति की मृत्यु हो जाती। एक दिन बीच में उसके पिता की मौत हो गई थी, जब संयुक्त परिवार में रहते थे, तो सास ने बड़ी लेट बताया था कि पिता की मौत हो गई है, नहीं तो रोना धोना शुरू करेगी। वहां जब गई तो लोगों ने कहा हाय लक्ष्मण अब आई, मतलब लेट आई, लेकिन लोगों को क्या पता था कि सास ने लेट बताया है। और जब वो, और चूंकि उसकी जो माँ थी सौतेली माँ, उसने भी लेट संदेश पहुंचाया था, ताकि ऐसा ना हो कि जल्दी आकर के थोड़ा प्रॉपर्टी पे हक जमाने लगे। तो वहाँ उसने पानी तक का ना पूछा, तो उन्हीं पैरों वापस चली आई, यानी कि उससे बहुत कुछ नहीं कहा, उससे बात नहीं की। ये सब होता है। तो उसके बाद एक दिन पति की भी मृत्यु हो जाती है। तब तक बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था, तो बड़ी बेटी के जो पति था यानी दामाद को, बड़े दामाद को घर जमाई बना करके रख लिया। और अब तक 2 बेटियों की और शादी कर ली, लेकिन एक दिन जो घर जमाई था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो मौका पाया उसके जेठ के लड़कों ने, और वो अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुलाया और उस विधवा लड़की के साथ में कोठरी में बंद कर दिया। पंचायत जुड़ी, लेकिन पंचायतें आजकल की बड़ी निराधार हो चुकी हैं। पंचायत में बड़ा ही निराधार और बेकार सा निर्णय लिया गया कि इन दोनों को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया जाए। अब भक्तिन के पास या लक्ष्मण के पास कुछ नहीं बचा, कहाँ से कर चुकाती, कहाँ से खाती पीती। इसलिए अब जो लक्ष्मण है वो एक दिन साहूकार ने उसको धूप में खड़ा रखा, इससे उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। जो ईमानदार है उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो शहर में निकल गई किसी नौकरी की तलाश में, वहाँ उसकी मुलाकात होती है महादेवी वर्मा से।
ये गर्ल्स हॉस्टल चलाती थीं, लेखिका थीं, चित्रकार थीं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग करती थीं। इसलिए इनको एक रोटी बनाने वाली, खाना बनाने वाली की ज़रूरत थी। तो इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने खाने के बारे में पूछा तो कहा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। पर पहले दिन 4 चित्तीदार काली काली रोटियाँ लेकर के पहुँची तो महादेवी थोड़ी असंतुष्टि महादेवी ने जताई। लेकिन फिर जाकर के चटनी बनाना, गुड़ खिलाना और दाल भात या कहें पुआ, मक्के के पुआ और तुम्हारा खिचड़ी वगैरह, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें गांव की महादेवी के स्वाद में शामिल कर दी भक्तिन ने, लक्ष्मण ने। आ, अब भक्तिन उसका नाम पड़ा है। महादेवी ने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि बताऊंगी नहीं नाम, ठीक है ना। लेकिन बाद में फिर पूछा किसी नाम से तो बुलाया जाए। इस समस्या को हल करने के लिए उसके गले में पड़ी कंठी माला को देख करके उसका नाम भक्तिन रख दिया, ठीक है। गले में पड़ी कंठी माला को देखकर, इसके अलावा और कुछ नहीं कि घुटी हुई चांद को देखकर, सफेद कपड़ों को देखकर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसका विशेषता थी सफ़ेद मटमैले कपड़े पहनती थी और चाँद जो है अपनी बाल जो है उनका मुंडन करवा लेती थी हर बृहस्पतिवार को, ठीक है। कहती थी तीरथ गए मुड़ाएं सिद्ध। अगर पूछती थी महादेवी के क्यों कराती हो मुंडन, पर ऐसा कुछ नहीं, शास्त्र सम्मत तर्क देने का प्रयास करती है, पर बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, सामान्य सी महिला है और बहुत पवित्रता रखती है। चौके के आसपास जब महादेवी अशुद्ध होती है तो कोयले की मोटी रेखा खींच देती है कि इसके अंदर प्रवेश नहीं करोगी, ये सब रहता है। अब भक्तिन और महादेवी एक दूसरे की बहुत अच्छी मित्र बन चुकी हैं। सेवक स्वामी का संबंध कहना उचित नहीं है। महादेवी कहती हैं कि अब ये मेरी मित्र बन चुकी है। और महादेवी कहती हैं जिस प्रकार सेवक धर्म में हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है महाभक्तिन, जैसे हनुमान जी राम की सेवा करते थे वैसे वो महादेवी की सेवा करती है। महादेवी रात को 2-2 बजे तक चित्र बनाती तो भक्तिन उनके मतलब वो जिस रैक में पड़ी जिस किताब की तरफ, जिस पेन की तरफ इशारा करती वो तुरंत उठा करके देती। महादेवी के बाद सोती पर वो महादेवी से पहले जागती। 3 पालतू जानवर थे, बिल्ली जिसका नाम था सोना, कुत्ता जिसका नाम था बसंत और हिरणी का नाम था सोना, बिल्ली का नाम था गोधूली, कुत्ते का नाम था बसंत। ये जानवर थे, इनको भी बहुत अच्छे से रखती थी भक्तिन। हॉस्टल की लड़कियां जो थीं वो कई बार भक्तिन के मजे लेने चली आती, चाय बनवा के पी जाती, लेकिन महादेवी को देखती तो फर्श से उड़ जाती, यानी कि चली जाती वहाँ से। कुछ एक कवि थे, उनको गाल बजाने वाला बोलती है भक्तिन। और होता क्या कि भक्तिन को कवि वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। कुछ एक कवि उनकी और कवि वगैरह साथी जो थे महादेवी के, वो भक्तिन को चिढ़ाने लगे हैं कि तुम्हारी महादेवी जेल जाने वाली हैं। इससे उन्हें बड़ी चिढ़न होती है। वो सोचती है कि नहीं, महादेवी अगर जेल जाएंगी तो मैं भी इनके साथ जेल जाऊंगी। एक बार सच में उनको जेल से निमंत्रण आ गया, लेकिन बाद में बेल हो गई थी, बाद में जमानत हो गई, जेल नहीं जाना पड़ा। तो और बीच में एक बार आपातकाल लगा तो कहा कि मेरे घर पे 5 बीसी और 5 रुपया गड़े हैं, मेरे साथ गांव चलो, वहाँ पे तुम बढ़िया से रहना, तुम्हारे लिए रैक की जगह मैं लकड़ी की अलमारियाँ बना दूंगी। तो ऐसे बहुत सारी हरकतें हैं। एक अपनापन लगता है महादेवी को भक्तिन के प्रति। और बार बार जेल जाने की बात जब करते हैं तो कहती हैं मैं बड़े से बड़े लाट साहब से लड़ने को तैयार हूँ, तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी, ठीक है ना। तो ये सब चलता रहता है। और एक दिन महादेवी सोचती हैं कि जब ऐसी जेल से निमंत्रण आ पहुँचेगा कि ना तो भक्तिन के पास ये सोचने का समय होगा कि मुझे भी साथ ले चलें महादेवी को, और ना ही उसके पास लाट साहब से बात करने का समय होगा। तो कैसे, एक दिन तो साथ छूटना ही है। कई बार बहुत अपनापन लोगों से हो जाता है, परंतु जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, छूटना है सबका साथ कहीं ना कहीं। तो यही बातें महादेवी के मन में गूंजती हैं और महादेवी कहती हैं कि कहानी और हो सकती है, पर भक्तिन को खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। भक्तिन की मौत आगे कहानी में दर्शाई जाए तो बुरी लगेगी कहानी। तो ये ऑल अबाउट योर चैप्टर, ये थोड़ा इंट्रो था, जल्दी जल्दी कर दिया, जानबूझ के बहुत जल्दी किया क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, ठीक है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और बहुत आगे जाइए, है ना। मेरी मनोकामना है कि सभी लोग बहुत जल्द एक पूरा सेटलमेंट नहीं तो कुछ ना कुछ बन जाए। हो सकता है कि जिनकी नौकरी की चॉइस है, जिनकी एक अच्छा कॉलेज लेने की चॉइस है, वो सब में आपको मिले और बहुत जल्द आप कहीं ना कहीं सेटल हों और अपनी लाइफ को बहुत आगे के साइकिल में घुमाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सारी बाधाओं को इतर करते हुए पढ़ते रहिए। बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर
चलना होगा। तो आप सब चलते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।